हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको लास्ट वाली वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये टॉपिक एज अ लॉन्ग हम कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इशू, चैलेंजेस, वीकनेस, प्रॉब्लम्स, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी मेक इन इंडिया को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी होंगी। ठीक है जी। तो हमारे कुछ की चैलेंजेस हैं जो कि उनको फेस करने पड़े। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की शॉर्टेज, उनको इसको इम्प्लीमेंट करने में पहले तो ये फेस करनी पड़ी। देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ पावर ऑफ इंडिया। पावर के मतलब इंडिया में थ्री मेन सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड ऑयल। ठीक है जी। सप्लाई ऑफ बोथ इज़ फार लेस देन डिमांड इन इंडिया। इन सब की सप्लाई इनकी डिमांड से कम है। जितनी इनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई बहुत कम होती है। ठीक है जी। इन दी मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग जो अगर इलेक्ट्रिसिटी के हम मैटर में देखें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वो है एग्रीकल्चर एज अगेंस्ट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ को इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट को लगता है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज देयर फोर गेट मच लेस इलेक्ट्रिसिटी दैन देयर रिक्वायरमेंट्स। इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ को कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है जी। इट्स पावर रिक्वायरमेंट थ्रू डीजल, अगर ये पावर की इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डीजल के थ्रू भी पूरा करते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डीजल महंगा पड़ता है इनको। ठीक है जी। देन दी सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि अगर हम कहें कि इनकी जो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, अगर ये सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी या बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा चाहें तो भी नहीं ये यूज़ कर सकते, क्योंकि वो उस समय 2014 की बात हो रही है जब मेक इन इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था, आर ऑल्सो नॉट डेवलप्ड येट। तो तब ये चीज़ें भी डेवलप्ड नहीं हुई थी, अब हो गई हैं। नो डाउट सोलर सिस्टम चलते हैं, बाकी तो मैंने सुने कम ही हुए हैं, मैंने एक सोलर सिस्टम सुना हुआ है। ठीक है जी। तो ये उस समय पे डेवलप्ड नहीं थी चीज़ें, तो इंडस्ट्री सेक्टर इसका भी यूज़ नहीं कर सकता था। ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग तो अब इंडस्ट्रीज़ में ही होएगी, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा देनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सोचती है कि एग्रीकल्चर में जानी चाहिए ज़्यादा। ठीक है जी। तो इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होएगी, इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है जी। शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से रिजल्ट वेस्टेज ऑफ लेबर आर, उनके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होएगी तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स आएंगे, फ्री बैठ के जाएंगे, तो हमारा कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेगी। जब तक लेबर आए उससे हम पूरा काम ना निकलवा लें, हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकती जी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर की बहुत बड़ी शॉर्टेज होती है, उनको प्रोवाइड बहुत कम की जाती है। मोस्टली रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन। द वाइड स्प्रेड करप्शन मेक इट डिफ़िकल्ट, जो आजकल करप्शन है वो भी डिफ़िकल्ट बनाती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अचीव कर सके उनकी प्रोडक्शन को टाइमली, क्योंकि जो करप्शन है लोग बिना पैसे लिए आजकल काम नहीं करते। कोई भी अगर उनसे कहा जाए कि ये करना है तो लोग इतने मतलब आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं, तब के टाइम में थोड़े कम हो सकते हैं, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है करप्शन। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक था। इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल बिलो पार इन कंपैरिजन विद डेवलप्ड नेशन। अगर हम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत कम है अगर हम उनको दूसरी डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर कंपेयर करें। ठीक है जी। इन इंडिया मीन्स ट्रांसपोर्ट, जिधर ट्रांसपोर्ट जैसे ले सकते हैं हम लाइक रोड्स, मोटर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज एक्सेट्रा हैव नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। 2014 की बात हो रही है, तब ये सब चीज़ें इतनी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई थी। ठीक है जी। अगर हमें कोई बाय रोड भी अगर माल भेजना होता था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, एयरवेज, रेलवेज, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। अब तो सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। क्वालिटी ऑफ रोड्स इज़ क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री इन इंडिया। अब तो रोड्स की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, टायर्स वगैरह लगा देते हैं। ठीक है। पहले जो रोड्स होती थी कितनी गंदी होती थी, क्वालिटी कितनी गंदी होती थी रोड्स की, अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, काफ़ी हाल हो चुकी है उस बात को।
तो जब इसको इम्प्लीमेंट करना था ना, तब इसकी क्वालिटी ऑफ रोड्स भी बहुत ख़राब थी। रेलवे सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वैगन्स, रेलवे को बहुत सारा सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास एक बंदा बोल रहा है कि सामान को इधर से उधर भेज दो। शॉर्टेज ऑफ वैगन्स, अब एक सामान के लिए वो गाड़ी तो चलाते नहीं थे, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ वैगन्स, जब तक वो वैगन्स की कंप्लीट नहीं होती थी तब तक माल जाता नहीं था, ठीक है जी। एयर ट्रांसपोर्ट इज नॉट येट वेल डेवलप्ड, तब एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ था। ऑल थ्रो इन रिसेंट ईयर कम्युनिकेशन, लास्ट कुछ ईयर्स में कम्युनिकेशन सर्विस थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी, बट स्टिल देयर इज प्रॉब्लम इन मोबाइल नेटवर्क। तब भी मोबाइल के नेटवर्क्स में प्रॉब्लम आती थी, वो कभी कभी अभी भी आती है। आई थिंक हम कई बार बात करते होते हैं और वो कट जाती है कॉल, तो नेटवर्क्स में अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें तो, ठीक है जी। तो 2014 की तो बात ही हम भूल जाएं, तब क्या हाल होएगा नेटवर्क्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं करना चाहता, भाई जो मिल जाएगा, जैसा बॉस बोल देगा हम तो वैसा कर देंगे, वही हिसाब है यहीं पे भी। देयर इज सीरियस लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन अवर इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पे, मतलब रिसर्च भी करने की और इंडस्ट्रीज़ की। देयर इज़ हार्डली नीड ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, बट अगर कोई उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च करे तभी तो उन्हें पता चले कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। रिसर्च इनोवेशन इज कॉस्टली अफेयर, ये एक तरह से कॉस्टली अफेयर है अगर हम रिसर्च करें, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू मोबिलाइज फाइनेंस फॉर, मोस्ट ऑफ द इंडियन में इंडस्ट्रीज ऐसी कंडीशन में ही नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसीजर करें, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है जी। देखो आगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो मतलब डिपार्टमेंट्स ने इनके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार की है, उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया में है, इंडिया बेयरली स्पेंड 0.88% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन रिसर्च। इंडिया में जो लोग हैं वो 0.88% अपना इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बट अगर इसके अगेंस्ट हम अदर कंट्रीज़ को देखें, एज अगेंस्ट इस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो कितना स्पेंड करती हैं, 2.3% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कितना फ़र्क है 0.88 में और 2.3 में, ठीक है जी। ये भी उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस कंडीशन में ही नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की वो इस पे इन्वेस्ट करें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कैसे चांसेस हैं। ये चैलेंज था गवर्नमेंट को जो फेस करना पड़ा, कि अब लोगों को इसके लायक कैसे बनाया जाए, या तो उसका रेट कम किया जाए, कुछ तो किया जाए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, खुद की रिसर्च करवाएं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट था उनको लैक ऑफ इंटरप्रीनियरशिप, इंटरप्रीनियरशिप की भी बहुत कमी थी। इन इंडिया पीपल हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन रिस्की वेंचर्स, इंडिया में लोग रिस्क लेने से तो बहुत डरते थे, आज भी डरते हैं। अगर हम मम्मी से बोल देना हमने ऑनलाइन कुछ करना है तो डंडा सीधा ही पड़ता है हमारे ऊपर। तो 2014 में क्या होता होगा आप सोच ही सकते हो, ठीक है। इन इंडिया पीपल हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन रिस्की वेंचर्स, देयर इज लैक ऑफ इंटरप्रीनियरशिप अमंग पीपल, लोगों में बहुत कमी थी इनके अंदर कि इंटरप्रीनियरशिप में करना ही नहीं है। दे प्रेफर टू वर्क एज एम्प्लॉय, सब लोग अभी भी यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग एम्प्लॉय की तरह वर्क करें, रादर देन स्टार्टिंग अवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ना कि हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कि इससे अच्छा लोग सोचते हैं हम किसी के नीचे ही काम कर लेंगे, हमसे इतने झमेले नहीं होंगे, ठीक है। वही लोग होते हैं जो 30,000 40,000 सैलरी पे लटकते हैं बाद में। जो लोग बिजनेस की सोचते ही बिजनेस करना है, उनकी तो फिर इनकम सोच लो आप मंथली कितनी होती होगी। एक बिजनेसमैन के नीचे हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, वो उनकी सैलरी देता है, तो वो खुद कितना कमाता होगा बिजनेसमैन। मैन्युफैक्चरिंग, चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें बहुत करते हैं हम लोग। दे प्रेफर टू वर्क एज एम्प्लॉयज रादर देन स्टार्टिंग ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विच इन्वॉल्व मोर रिस्क, क्योंकि अगर हम खुद का बिजनेस करेंगे तो उसमें रिस्क तो है ही है, ठीक है जी। एक बार तो थप्पड़ पड़ता ही पड़ता है, अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे तो 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ना है, तीसरी बार अकल आ जाएगी तो हम खुद सही करेंगे, ठीक है जी। हम पढ़ाई पे भी तो इतने पैसे इन्वेस्ट करते ही है ना, मिलता क्या है बाद में, धक्के, डिग्रियाँ लेके धक्के खा रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, फिर फालतू बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। दे फील सिक्योर एज एम्प्लॉय एज दे आर श्योर ऑफ गेटिंग फिक्स इनकम, वो जैसे कि अगर वो एम्प्लॉय की तरह अगर काम करेंगे तो वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं।
दे फील सिक्योर एज एम्प्लॉयज एज दे आर श्योर कि उनको, क्योंकि इसमें श्योरिटी है कि जितना भी वो काम चाहे गधे की तरह कर रहे हैं पर उनको एक फिक्स इनकम मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। चाहे वो गधे की तरह ही काम कर रहे हैं, सारा दिन इधर उधर भाग रहे हैं, 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बट उनको ये भरोसा है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। आई थिंक इस पॉइंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं होएगी, ये तो पॉइंट ही बड़ा मज़े वाला था। नेक्स्ट है पुअर ग्लोबल इमेज। हमारी ग्लोबल इमेज बहुत गंदी है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही भद्दी बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ पुअर ग्लोबल इमेज ड्यू टू क्यों इसकी इमेज गंदी है, क्योंकि यहाँ पे पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब फ्रॉड होता है, अडॉप्ट बाय सम मैन्युफैक्चरर्स, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ये चीज़ें अप्लाई मतलब अडॉप्ट की हुई हैं, जैसे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करना, गंदी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, लोगों को सामान बेचना, लोगों को एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बेच देना। तो इसी वजह से हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम ये कहें कि अगर बाहर की कंट्रीज़ के लोग यहाँ से सामान ख़रीदना भी चाहें ना तो हमसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी रेपुटेशन ने इतने सारे झंडे गाड़ रखे हैं इस बातों में। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड इंडिया में ही होते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है जी। ड्यू टू पुअर ग्लोबल इमेज इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि हमारी इमेज ही इतनी गंदी है तो ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होएगा, ये चैलेंज उनको फेस करना पड़ा होएगा। कैसे कैसे उन्होंने पता नहीं कैसे फेस किया होगा, इस चैलेंज को कैसे इंप्रूव किया होगा। दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उनको इसके रिलेटेड भी मैनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है जी। देन उनके पास क्या आया, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब भाई उनके पास इन्वेस्टमेंट की भी शॉर्टेज थी। कैपिटल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री, कैपिटल हर इंडस्ट्री की एक बेसिक सी ज़रूरत है जो होनी ही चाहिए। लार्ज एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और छोटे जो लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती है उनको तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि लोग अब इन्वेस्ट करने में भी काफ़ी लोग डरते हैं, कहीं खुद का बिजनेस ही ना खड़ा हो जाए, बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रीज़ बीमार हो गई भाई, हाँ अब इंडस्ट्रीज़ को दवाई खानी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल सिकनेस में क्या है देखो, इंडस्ट्रियल सिकनेस हैज़ बीन ऑन द राइज इन इंडिया, ये भी बढ़ गया। मतलब इंडस्ट्रियल सिकनेस जैसे लोगों ने लोन ले के खा लिए और वापस नहीं किए, फिर वो दिवालियाँ हो गई कंपनीज, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस आ गई उनके अंदर। देखो क्या लिख रखा है, पढ़ते हैं, वैसे कुछ और लिखा हो सकता है। सेवरल यूनिट्स और लार्ज और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डिक्लेयर सिक, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को सिक डिक्लेयर कर दिया गया था। सच यूनिट्स एज फेल टू रीपे दी लोन्स एंड इंटरेस्ट, जो कि अपना लोन वापस जो उन्होंने लिया था उसको वापस पे करने में फेल हो गई, और उसके साथ इंटरेस्ट भी ना दे। ऑब्वियस बात है, अगर लोन नहीं पे किया तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, ठीक है जी। उनको क्या बोल दिया इन्होंने, सिक यूनिट्स डिक्लेयर कर दिया उन इंडस्ट्रीज को। दे ऑल्सो फेल टू पे प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा टू दी लेबर, इसके अलावा उन्होंने अपने लेबर्स जो थे उनको सैलरी देनी और भी जो प्रोविडेंट फंड्स थे उसको भी पे करने में फेल हो गए, ठीक है जी। देयर आर मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकनेस, इसके लिए भी काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे सिकनेस के लिए। दैट इज़ जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंडस्ट्री यूनिट्स। इंडस्ट्री सिकनेस कैसे हुई, दिवालिया कैसे हुई, वो तो अपनी मेहनत कर रही, उसने लोन लिया, प्रोडक्ट बनाए, पर वो चले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी भी कही थी, क्वालिटी उसके ऊपर उसने जो जैसी भी क्वालिटी चाहे घटिया भी रखी, पैसे तो रखे, उसकी वजह से उसका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उसको करना ही नहीं आया बिजनेस। उसने बनाया भी घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट और बना भी वो महंगा, तो उसको नहीं करना आया ना बिजनेस, तो उसी वजह से वो चला गया। ये भी एक प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी खुलने के बावजूद उनको सिक डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उनको वो बिजनेस करना ही नहीं आया। हमें करने से पहले हमेशा उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हमें चीपेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, वो भी गुड क्वालिटी में, ठीक है जी। हमें बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम महंगा बनाएंगे तो पहले कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ तो ये रखें कि हम प्रोडक्ट बढ़िया ही बनाएंगे, चाहे वो इतना महंगा ही क्यों ना बिके, पर हम घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ऊपर से इसमें बना भी चीप पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट रहा है, ऊपर से उसकी हाई कॉस्ट भी हाई आ रही है प्रोडक्शन करने की, तो फिर वो कंपनी ने तो सिक डिक्लेयर होना ही था। कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने खरीदना ही नहीं था, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है रिजिड लेबर लॉ। जो लेबर के लॉ है ना,
कानून लेबर के ऊपर लगे हुए हैं वो बहुत कठोर, रिजिड को बोलते हैं कठोर, कठिन, कठोर, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। लेबर लेजिस्लेशन आर रिजिड एंड क्रिएट हर्डल इन दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। जो लेबर के लेजिस्लेशन है वो बहुत कठोर हैं और क्रिएट हर्डल मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इन दी स्मूथ फंक्शनिंग हो रही होती है अगर किसी इंडस्ट्री की, उसने किसी लेबर को हायर किया, तो ये जो लेबर के लॉ है ना, ये बहुत पंगे खड़े करते हैं, क्रिएट हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। देयर आर मल्टीपल लेबर लॉज, लेबर से रिलेटेड मल्टीपल लॉज हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्या होता है भाई, मेरे को कोई बता दे। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू फेस एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज एंड पेपर वर्क। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, पेपर वर्क करने पड़ते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कह सकते हो आप, पेपर वर्क का लोड। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को आप याद करने के लिए पेपर वर्क का लोड, ठीक है जी। तो ये लिख रखा है कि उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क करने पड़ते थे। दे हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उनको कोई भी काम करने से पहले हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक एक परमिशन लेनी पड़ती थी। इतनी परमिशनों का करते क्या थे, मेरे को तो ये नहीं पता, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज कॉज डिले एंड इनकन्वीनियंस। इन फॉर्मेलिटीज को करते करते काफ़ी बार उनका काम डिले हो गया, जैसे कोई ऑर्डर आया था बट अब उनको फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है भाई, कानून है, तो वो भी लेट हो जाता था, लोगों को असुविधा होती थी। तो ऑल्सो प्रमोट एंड करप्शन, इसकी वजह से करप्शन भी क्रिएट हुआ। जैसे कई लोग ये फॉर्मेलिटीज़ में फंसना नहीं चाहते थे, उन्होंने, दूसरे बंदे ने बोला ला पैसे दे, मैं तेरे को सारी फॉर्मेलिटी से बाहर निकालता हूँ, दिए, चलो जी बाहर, काम शॉर्टकट में हो गया, करप्शन बन गया, करप्शन क्रिएट हो गई, ठीक है जी। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। Many public sectors enterprises are inefficient in their working। inefficiency मतलब inefficient है, काम करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है। मैंने आई थिंक हमें जो भी हम काम करते हैं हमें उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। एक काम को पकड़ो और उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको कोई बीट ना कर पाए, वही चीज़ है। मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर इनएफिशिएंट इन देयर वर्किंग। वो इनएफिशिएंट है अपने वर्क में। Some of the enterprises are even running at a loss। Most of the ऐसे enterprises, कंपनीज हैं जो इस समय लॉस में चल रही हैं। There are several reasons for the inefficiency of public sector units। बहुत सारे रीजंस हैं इनके लॉस में होने के, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है जी, नेता लोग अपनी इंटरफेरेंस करते हैं, अपनी नेतागिरी झाड़ते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कोई इनकी जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। इरिस्पॉन्सिबल स्टाफ है, स्टाफ इनका थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सुबह आता है, गप्पे मारता है और चला जाता है, काम करता नहीं है, ठीक है जी। तो इसको भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा है, इसको भी। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, आप और भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, मैंने तो इतने किया है। लास्ट है हमारा हाई टैक्स रेट्स, ठीक है जी। टैक्स का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड इन इंडिया हैव टू फेस टैक्स एट हायर रेट्स। इनको बहुत ज़्यादा टैक्स फेस करना पड़ता था इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे चाइना, थाईलैंड के मुकाबले इनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। और जो बर्डन था इनडायरेक्ट टैक्स का वो भी बड़ा ज़्यादा था इनके ऊपर। तो ये भी एक थी प्रॉब्लम जो कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहेगा कि उसको टैक्सों के चक्रों में फंसना नहीं है, ठीक है ना। साल की कितनी कितनी रिटर्नें भरनी पड़ती हैं, मेरे को तो याद नहीं, 100 रिटर्नें थी शायद पहले जो थी, अब तो फिर जीएसटी आ गया। पहले तो साल की इनकी, महीने की कितनी रिटर्नें होती थी, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इशू चैलेंजेस, जो हमने बखूबी निभाया है और आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है जी। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे को इंस्टा पे, मेरे चैनल पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको चाहिए, ठीक है जी। जिस वीडियो में मैंने नोट्स में पढ़ाया है ऑब्वियस सी बात है उसके नोट्स आपको मिलेंगे। जिसमें मैं पढ़ाई बुक से रही हूँ वो मैं आपको बुक ही प्रोवाइड करूँगी, तो ये मत कहना कि दीदी आपने इसमें बुक के नोट्स क्यों प्रोवाइड किए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्टेप्स करवाऊंगी कि जो इसके स्टेप्स हैं मेरे पास हैं यहाँ पे, ये देखो, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है जी। मेक इन इंडिया का ये एक टॉपिक है, स्टेप्स। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, एक ही वीडियो और बनेगी इस चैप्टर के ऊपर, स्टेप्स करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन आए आपको अपना दिमाग लगाना है, इश्यूज या चैलेंजेस या
स्टेप्स, दोनों में से कोई एक चीज़ उठा कर उसमें लिख देनी है। कोई दिमाग लगाने के लिए वो टॉपिक नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस देखे हैं, घुमा के पूछे हुए हैं कि मेक इन इंडिया एक मिथ है या रियलिटी है, और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने अपनी तरह से दिमाग लगाना है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। चैलेंजेस स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे। अगर आपको चैलेंजेस आएंगे, अब इसमें देख लो, इश्यूज पूछ सकते हैं, वीकनेस पूछ सकते हैं, तो हमें पता है हमने यही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्टेप्स पूछते हैं, स्टेप्स की जगह आपको इनिशिएटिव्स पूछ सकते हैं। स्टेप्स इनिशिएटिव्स ये स्टेप्स के नेम ही है, ठीक है। स्टेप्स हो गए, इनिशिएटिव्स हो गए, प्रोसेस हो गए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आराम से देखना है, उसका आंसर सोचना है। हमने 2 ही टॉपिक किए हैं, दोनों में से एक ही आएगा। फिर अक्कड़ बकड़ बम्बे बो करके एक आंसर लिख देना, देखी जाएगी जो होएगा। टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड ही लिख रहे हो ना, ठीक है। चलो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम स्टेप्स करेंगे अगली वीडियो में। बाय।